सो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं सभी को वेलकम करना चाहूँगा, सभी को अपने इस बड़े से प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे हैं जिसका नाम है सक्सेस वाला। और सक्सेस वाला के 8 प्लेटफॉर्म पे आज शाम की जो शुरुआत होने वाली है वो एनडीए के एक स्पेशल बैच, जिसको ऑलरेडी मैंने बताया था, आपको इंट्रोड्यूस जब किया था कि मैं आपको एनडीए में साइंस का बायोलॉजी पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना। मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव। मैं सभी को पहले एक बार दोबारा से फिर से स्वागत करना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा। और आज हम लोग बेसिकली क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं इस सिलेबस को लेके। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि सर हम क्या पढ़ें, क्योंकि बायोलॉजी का पोर्शन एक्चुअली बहुत लोएस्ट कंटेंट में आता है। अगर बात करें तो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ही उसमें पूछे जाते हैं, बट डिफरेंट टाइप्स के वो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। और अलग अलग सेक्शन से लिए जाते हैं और उनका सबका एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया भी है कि कौन से नंबर से किस क्वेश्चन से उठाया जाएगा। मतलब कहने का मतलब चैप्टर वाइज वो किस चैप्टर से कितने मार्क्स का लिया जाएगा। क्लियर है ना। तो उनको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम जान लेंगे चैप्टर हमारे पास कौन कौन से हैं, उसके बाद हम ये जानेंगे कि चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से हैं, फिर इसके बाद हम एक जानेंगे कि टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है, जिससे कि हमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो हमें आगे अटेंड करने हैं उनको हम कैसे कैरी कर पाएँ। क्लियर है। तो इसी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस बात की कि एक जोश, एक खरोश के साथ हम अपने इस तैयारी को और उम्दा कैसे बनाएं, इसको और बेहतरीन कैसे बनाएं। अच्छा, साइंस में इतना अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं कि जो प्रिपरेशन है आपकी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर कब हो सकती है, जब आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी को करें या अपने स्ट्रेटजी तैयार करें। तो कभी किसी दिन एक अलग दिन में हम स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं चाहिए। क्योंकि जो एक हैट्रिक हम लेते हैं दिमाग में ना, एक सोचते हैं कि यार हम इतना कर लें, उतना कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। एक्चुअली ऐसा नहीं करना होता है। तो सही मायने में आपको करना क्या है, इस बात को ध्यान रखना है। वो एक प्रॉपर गाइडेंस के बेस पे हो सकता है। तो प्रॉपर गाइडेंस क्या मिलेगी आपको, प्रॉपर गाइडेंस कैसे मिलेगी? प्रॉपर गाइडेंस आपको एक अच्छा टीचर, एक बेहतर टीचर ही दे सकता है। ये सब बात आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में इन चीज़ों को आप देना शुरू करेंगे। जब भी हम इनको पढ़ेंगे और बताएंगे कि आप क्या सीख पा रहे हैं और क्या नहीं सीख पा रहे हैं, या डिफ़िकल्टी आपको कहाँ कहाँ आ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, क्योंकि हम सेल्फ एनालिसिस कम कर पाते हैं। और एक्चुअल बात हमारे पास जब सेल्फ एनालिसिस होती ही नहीं है तो हम अपना रिव्यू कैसे जान पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज़ के ऊपर जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ से हम क्वेश्चंस निकालेंगे और वहाँ से हम अपनी चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरी बातों को शायद आप समझ पा रहे हो सही तरीके से। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ। तो अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हम सिलेबस क्या है हमारे पास, जो एनडीए का जो सिलेबस है। तो सबसे पहले दोबारा से एक बार फिर से वेलकम करना चाहूँगा एनडीए का जो आपका 2024 का जो एग्ज़ाम है, जिसमें बायोलॉजी का सिलेबस मेरे थ्रू आपको दिया जा रहा है। ठीक है ना। और हम लोग एक ज़बरदस्त प्रिपरेशन करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो साइंस स्ट्रीम के नहीं हैं यहाँ पे भी, उनको भी साइंस समझने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन मैथ्स का है। क्लियर। फिर केमिस्ट्री का है, फिर फिजिक्स का है। तो अगर हम बेसिकली देखें तो बायोलॉजी का पोर्शन बहुत कम आता है, लेकिन आता है इंपॉर्टेंटली बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। बायोलॉजी का पोर्शन जो भी आता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले उनके बारे में जानेंगे। वो हम चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज उनको देखेंगे और समझेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम चैप्टर की तरफ जाते हैं, यूनिट्स की तरफ जाते हैं। यूनिट्स की अगर बात करें, हमारे पास सबसे पहले जो यूनिट है पढ़ने वाली, वो हमारे पास में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम आपके पास कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपको देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको इसको ईजी बनाने में बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। क्लियर। दूसरा चैप्टर हमारे पास सेल एंड सेल डिवीज़न। ये सबसे मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक कह सकते हैं इसको हम, या चैप्टर कह सकते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा मेरे हिसाब से। लेकिन अब बात आ रही है कि जो साइंस स्ट्रीम के नहीं हैं, जो मैथ स्ट्रीम को या मैथ्स को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, या मैथ्स को क्योंकि ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम लोग इस सेक्शन में, तो उनको ये थोड़ा सा कम समझ में आता है, क्योंकि ये पार्ट है डिफरेंट तरीके का। तो यहाँ पे सेल और सेल डिवीज़न, सेल के बारे में तो सब जानते होंगे लगभग,
लेकिन सेल के अंदर सेल की प्रोसेसिंग क्या है, सेल के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल का डिवीज़न क्या होता है और सेल डिवीज़न में कैसे आगे चीज़ें क्रिएट होती हैं, ये सारी चीज़ें इन चैप्टर्स में हम जानेंगे स्पेशली। अब बात आ रही है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड्स इन अ बायोमॉलिक्यूल। अभी तक हम फूड के बारे में तो जान पा रहे थे कि फूड क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्लियर। लेकिन फूड को बायोमॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जानना है। बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब एक सिंपल शब्दों में अगर हम आपको समझाएं तो बायोमॉलिक्यूल का मतलब जो भी हम खाते हैं या पीते हैं वो हमारी बॉडी में मॉलिक्यूलर फॉर्म में जा रहा होता है। जैसे हमने अगर पानी भी अगर पिया है तो पानी हमारे फॉर्म में, पानी मतलब वाटर, और वाटर का अगर फॉर्मूले की अगर बात करें तो H2O। तो अब हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का वो बेसिकली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के फॉर्म में होगा, ना कि पूरे पानी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है आपको। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे बायोमॉलिक्यूल्स कि हम क्या खा रहे हैं आज के टाइम में, क्या पी रहे हैं। तो बेसिकली हमें साइंस की बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगने वाली हैं जो हमें आज से पहले पता नहीं थी, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है चैप्टर का वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लांट एंड एनिमल्स। हमारे आसपास जितनी भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लिविंग की अगर बात करें तो लिविंग में प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, और इनमें इनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनका बॉडी का डिज़ाइन, इनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन सब की बात होने वाली है, ठीक है, इस चैप्टर में। आगे अगर मैं बात करूंगा तो प्लांट फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रहेगा। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं इसमें से डिफरेंट टाइप से। बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल जो लगते हैं हमें बट वो होते हैं नहीं, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी उसमें उठाए जाते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट की बात हो रही है और रिप्रोडक्शन प्लांट में भी बात हो रही है और हम एनिमल्स में भी बात करेंगे इन सब की। आगे आता है ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम फर्स्ट और सेकंड, ये दो टॉपिक लिए गए। ह्यूमन सिस्टम फर्स्ट सेकंड का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली समझ लीजिए आप लोग। वो ये कि ह्यूमन सिस्टम की बात जो हो रही है वो है क्या। ह्यूमन सिस्टम फर्स्ट का मतलब है उसकी फिजियोलॉजी की बात हो रही है और दूसरा जो है वो उसकी एनाटॉमी की बात हो रही है। तो ह्यूमन के अंदर में तो जो सेकंड हमारा स्टेप है, जो सेकंड चैप्टर है हमारा, मतलब वो है ह्यूमन सेकंड। ह्यूमन सेकंड का मतलब ह्यूमन सिस्टम फर्स्ट और ह्यूमन सिस्टम सेकंड। तो ह्यूमन सिस्टम फर्स्ट और ह्यूमन सिस्टम सेकंड का मतलब यहाँ पे क्लियरली है कि एक सिस्टम में हम पढ़ेंगे ह्यूमन के आउटर स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, ओके। अगला जो चैप्टर है वो हमारा हेल्थ एंड डिसीज़ का है कि कितनी टाइप की हेल्थ होती हैं, कौन कौन सी हेल्थ होती हैं और उन हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीजेज हैं। और कुछ ऐसी डिसीजेज हैं जो एक बार आ जाती हैं तो शायद जाएंगे नहीं, और जो कुछ ऐसी भी हैं जो क्यूरेबल हैं। एक होती है नॉन क्यूरेबल और एक होती है क्यूरेबल टाइप की, क्लियर। तो डिसीज़ अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इनमें से कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो सारे नहीं करने हमें, या जो सारे टॉपिक इनमें से नहीं उठाने हैं कुछ ही, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम रहेगा। तो हमें पूरे इन सारे चैप्टर्स को कवर करते हुए चलना है आगे की तरफ। अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला चैप्टर जो है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, बायोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, और बायोलॉजी में हमने क्या क्या चीज़ें सीख रखी हैं, आगे इन सब चीज़ों के ऊपर बात होगी। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या आती है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और सबसे लास्ट चैप्टर जो है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने वाला चैप्टर है, जिसका नाम है इकोलॉजी, बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक। तो हमारे पास में एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक इसमें आएंगे। इसमें फ्लोरा फ्यूना के बारे में बात करेंगे, इसमें हम वर्ल्ड सेंचुरीज के बारे में बात करेंगे, इसमें हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आने वाली। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ये यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स मतलब इन चैप्टर से हम पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे पहला जो आपका यूनिट है, इसको हम पहले आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा चैप्टर 1, और चैप्टर 1 में अगर मैं बात करूँ तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब हम इसमें भी क्या पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि हमारे पास जो यूनिट हैं, जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में के अंदर के क्या टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं और जिनमें हमें क्या सीखने को मिलेगा, और सीखने के अलावा हमारा मेन मोटो है कि हमें क्या क्वेश्चंस उसमें से मिलेंगे
और वो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं व्हाट इज लिविंग। ये इस चैप्टर के टॉपिक हैं। ओके, कहीं पेपर पेन लेके बैठिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा कि कौन कौन से चैप्टर हमारे पास थे पहले, फिर हमारे पास में कौन कौन से टॉपिक हैं इसके अंदर जिसको हमें पढ़ना है और जिनमें से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो अगला जो टॉपिक है इसमें वो है बायोडाइवर्सिटी, फिर सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, डोमेन ऑफ लाइफ, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, हायरार्की, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर्स एंड टैक्सोनॉमिक एड्स। क्लियर? एक बार मैं दोबारा से बताना चाहूँगा फिर से, जिससे आपको याद रहे कि क्या क्या टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम सारे टॉपिक तो आज कवर नहीं करेंगे, कुछ ही टॉपिक इसमें से कवर करेंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है जैसा कि मैंने बताया। तो इसको हम एक छोटे छोटे सेक्शन में, छोटे छोटे सेगमेंट्स में पढ़ना चाहेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले व्हाट इज लिविंग। लिविंग, व्हाट इज लिविंग, ये पहला टॉपिक हमारा है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, ये बहुत मज़ा आने वाला है आपको इसमें पढ़ के आने वाले में। आगे बायोडाइवर्सिटी दूसरा टॉपिक हमारा है। तीसरा आपका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। चौथा टॉपिक हमारा नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। उसके बाद डोमेन ऑफ लाइफ, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिक रैंक एंड हायरार्की एंड बायनॉमियल नोमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमिक एड्स। क्लियर है? ये टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, बात करने जा रहे हैं पहले टॉपिक की, जिसका नाम है व्हाट इज लिविंग। अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। तो अभी तक मैंने थोड़ा सा फास्ट आपको पढ़ाया, थोड़ा सा फास्ट इसलिए क्योंकि हमें सिलेबस के बारे में जनरल टर्म्स में आपको बताना था, और फिर हमने आपको उस टॉपिक्स, उस चैप्टर्स के बारे में बताया जो कि आपको बताना था। अब इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जानना क्या क्या है। तो सबसे पहले बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज लिविंग। एक टॉपिक भी हमारा और एक क्वेश्चन भी बन गया। क्या बन गया कि व्हाट इज लिविंग। लिविंग एक्चुअली क्या है? तो हम सब जान रहे होते हैं लिविंग वो होता है जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है ना। हम सिंपल डेफिनेशन देते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कि अगर कुछ ऐसी चीज़ जो कुछ एक्शन कर पा रही है, कुछ शो कर पा रही है ना। जैसे कि एक सपोज मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ चल फिर सकता हूँ, मैं अपने हाथ मूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो मूवमेंट दिख रहा है वो किस में दिख रहा है, दैट इज अ लिविंग। बट क्या ये बॉटल अपना कुछ मूवमेंट कर सकती है? नहीं कर सकती है। हमारे पास एक जो बुक है ये कुछ मूवमेंट कर सकती है? शायद नहीं कर सकती है। क्लियर? तो ऐसी चीज़ें जो मूवमेंट ना करें या किसी तरीके की और प्रोसेस ना करें तो इनको हम नॉन लिविंग कहते हैं। और ऐसी चीज़ें जो कुछ प्रोसेस करें या जो कुछ एक्टिविटी करके दिखाएं वो हमारे लिविंग में होते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी कैटेगरी हैं इनके बारे में आज जानने वाले हैं। तो सिर्फ ये हमने एक बेसिक सा छोटा सा आपको एग्जांपल दिया था कि लिविंग में और नॉन लिविंग में हम क्या डिफरेंस कर सकते हैं। अब एक मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, वो ये है कि आपको पता है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है। यस, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में इस टाइप के कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कैटेगरी में ही रखा जाता है। उसके अंदर लिविंग की भी मतलब कैरेक्टर्स हैं और नॉन लिविंग के भी कैरेक्टर्स हैं। आप ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म का नाम जानते हैं क्या? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कैटेगरी में सबसे पहले आता है दैट इज अ कॉल वायरस। क्या बोलते हैं? वायरस। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की ही कैटेगरी में रखा जाता है। कब? वायरस जब बॉडी के बाहर है, किसी भी होस्ट बॉडी के अगर बाहर है तब तक वो नॉन लिविंग के जैसा एक्ट करेगा, और वायरस जब किसी होस्ट बॉडी के अंदर एंटर करता है तब वो लिविंग के जैसा फॉर्म करता है। क्लियर है? तो ये वायरस एक स्पेशल तरीके का ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कैटेगरी में रहेगा। तो व्हाट इज लिविंग में अगर मैं जब बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत ढेर सारे पॉइंट हैं इसमें, तो हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करके चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है व्हाट इज लिविंग में, तो सबसे पहली चीज़ कि लिविंग को हम कैसे डिफाइन करें। तो जैसा कि मैंने एक एग्जांपल से समझाया कि लिविंग में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ मूवमेंट शो हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा है। तो वो कौन कौन सी प्रोसेस हैं? तो सबसे पहला आता है प्रोसेस का नाम है जिसका नाम है सेलुलर नेचर। क्लियर है?
सेलुलर नेचर का क्या मतलब हुआ? अब जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे इसमें, या जो साइंस वाले स्टूडेंट बेसिकली इसमें होंगे, वो थोड़ा सा जान पा रहे होंगे, बट अगर जो अदर सब्जेक्ट से मतलब मैथमेटिक को लेके जो ज़्यादा रहते हैं उनको शायद ये वर्ड थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा कि सेलुलर नेचर का मतलब क्या है। तो मैं बहुत सिंपल से वे में समझाऊंगा कि सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है। क्लियर? सबसे छोटा पार्ट जिससे हमारी बॉडी का डिज़ाइन हुआ। इवन जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? सेल से होता है। किससे होता है? सेल से होता है। ठीक है। अब वो जो सेल है, वो सेल अब बहुत सारी सेल्स को कंबाइन करते 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 करके एक बड़ा सा बॉडी डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जिससे एक लिविंग क्रिएचर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब सेलुलर नेचर का मतलब क्या होगा? जो बॉडी का जो डिज़ाइन है वो किससे हो रहा है? सेल से हो रहा है। ठीक है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बनती है सेल, और सेल से बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। आपको ये ध्यान में रखना रहेगा। एक सिंपल सा सीक्वेंस है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, और ऑर्गन सिस्टम है। क्लियर? अब ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, यही फॉर्मेशन सेलुलर टाइप बनाएगा या सेलुलर नेचर बनाएगा। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर वो लिविंग अपने आप को शो करता है तो उसके अंदर ये सेलुलर प्रोसेस दिखाई देगी। बात क्लियर समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है इसमें, सेलुलर नेचर के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिक्वायर एनर्जी। रिक्वायर एनर्जी। जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूं, उन सबको क्या चाहिए? उन सबको चाहिए है एनर्जी। क्लियर? एनर्जी किस लिए? उस सेल के परफॉर्मिंग करने के लिए। जो सेल परफॉर्म कर रही है उस परफॉर्मेंस के लिए हमें रिक्वायर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हर एक सेल को रिक्वायर एनर्जी चाहिए रहेगी। क्लियर है? तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, जिससे कि हम लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं कि लिविंग है तो किस बेस पे है। ओके। तो लिविंग का पहला बेस क्या था? सेलुलर नेचर। दूसरा है रिक्वायर्ड एनर्जी। उसको अपने काम को करने के लिए एक रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो कि वो न्यूट्रिशन से लेता है। ठीक है। इसके अलावा अब प्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इस बात का क्या मतलब है? प्लांट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसका जो बॉडी का जो डिजाइन है वो ऑटोमेटिकली प्लांट हो रखा है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है प्लांट। अब ये कैसा होता है? ये 3 टाइप का है। ये जो प्लांट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, बॉडी का जो डिजाइन है वो ऑटोमेटिक फिक्स है। जैसे कि पहला ऑलरेडी हम जान चुके हैं, जो कि है सेलुलर, और दूसरा होता है टिश्यू, ये इसके लेवल भी कहे जा सकते हैं, और तीसरा हमारा होता है ऑर्गन। तो जो बॉडी का जो डिज़ाइन है ऑलरेडी प्लांट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना? इसकी जो बॉडी का जो डिज़ाइन है ऑटोमेटिक, जैसे हेड, बॉडी और टेल में डिवाइडर होता था, उसी को अगर हम बायोलॉजी की भाषा में अगर कहेंगे तो फिर हम सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन लेवल सिस्टम पे जाएंगे। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है हमारा? प्लांट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमारा है मेटाबॉलिक एंड ग्रोथ। मेटाबॉलिक एंड ग्रोथ का मतलब क्या है? मेटाबॉलिक एंड ग्रोथ का सिंपल सा मतलब कि मेटाबॉलिक होती हैं रिएक्शंस। हमारी बॉडी में 2 तरीके की बेसिकली रिएक्शंस होती हैं। जब हम किसी भी फूड को कंजप्ट करते हैं
तो दो तरह के रिएक्शन बेसिकली हमारे आसपास दिखने को मिलती हैं, जिनको हम मतलब हमारी बॉडी में हो रही हैं। एक होती है कैटाबॉलिक, एक होती है मेटाबॉलिक। कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिनमें एंजाइम्स का इन्वॉल्वेशन होता है। किसी भी फूड को डिकम्पोज करने के लिए कैटाबॉलिक रिएक्शन का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एंजाइम बेस्ड होती हैं। क्लियर है? और मेटाबॉलिक रिएक्शन वो जो केमिकल फॉर्मेशन में हो रही हैं। तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक दो तरह के रिएक्शन होते हैं, और उसी के साथ में ग्रोथ होती है। जब हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स को एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी से बॉडी के अंदर की जो सेल्स हैं वो डेवलप करती हैं और ग्रोथ करती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्या है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन का पर्पस क्या है, मतलब क्या है? सबसे पहला मूवमेंट का मतलब जानते हैं, हिलना डुलना। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? हिलना डुलना। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आपको हिलता डुलता नजर आए। अगर कोई बिल्कुल सिंपली कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसकी पलकें भी नहीं झपक रही हैं, तो क्या होगा? इसका मतलब वो डेड हो चुका है। क्लियर? अगर वो डेड नहीं है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सेंसेशन फील होगा, कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा। क्लियर है? और लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना या चलना फिरना। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका था कि मैं इधर से उधर जा रहा हूं, तो हम क्या कर रहे हैं? एक लोकोमोशन कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमें वॉकिंग करने में काम करते हैं, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं, इनके ऊपर एक अलग से हम बात करेंगे फिर। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन भी ये शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इरिटेबिलिटी and response to stimuli. ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इरिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। इरिटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब होता है एक सिंपल सी प्रोसेस, जैसा कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है? आपके कमेंट सेक्शन से आपको जो कमेंट आप दे रहे हैं, तो हैविंग द रिस्पॉन्स, मैं आपके लिए स्टिमुली हूँ, और हमारे बीच आपके बीच जो कन्वर्सेशन हो रही है, जो बातचीत चल रही है, वो हमारा स्टिमुलेशन है। तो इरिटेबिलिटी का मतलब वो कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स अगर गेट कर रही है, अगर वो उससे परेशान है या उससे खुश है या क्या है, ये बताता। तो इरिटेबिलिटी का मतलब इरिटेशन से होता है। किससे होता है? इरिटेशन, मतलब उससे चिढ़ या किसी प्रकार की दिक्कत। और रिस्पॉन्स टू स्टिमुली का मतलब होता है उसको रिस्पॉन्स करना। क्लियर है? तो कुछ एक ऑर्गेनिज्म नेचर के अकॉर्डिंग या तो वो रिस्पॉन्स करते हैं या वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ये दो बातें हो सकती हैं। तो ये कौन करेगा? ये लिविंग ही कर सकता है, कि आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर बोलें या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग बोलें, तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्स करता है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेशन, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड स्टिमुली। क्लियर है? अगला पॉइंट हमारे पास में है ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन की बात करें तो ऑटोमेटिक एक सिस्टम बॉडी के अंदर डेवलप हो रखा है। ऑटो रेगुलेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक फॉर्म होती हैं। क्लियर है? कैसे करके? अगर मैं बात करूं कि आपके बॉडी के जो ऑर्गन है, जैसे आपकी आइज ब्लिंकिंग करना, आंखों का झपकना, ये क्या है? ऑटो रेगुलेशन है। आपके हार्ट का फंक्शन करना ऑटो रेगुलेशन है। आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिक हो रही है, आप अपने आप से नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रिशन जो आप ले रहे हैं, उस न्यूट्रिशन से आपको एक फॉर्मेशन जो बॉडी का हो रहा है वो ऑटोमेटिक फॉर्म में हो रहा है। तो दैट इज अ ऑटोमेटिक रेगुलेशन। ओके, अगला पॉइंट है हमारे पास एडेप्टेशन। एडेप्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। क्या है एडेप्टेशन का मतलब है? एडेप्टेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि किसी भी चीज को अडॉप्ट कर लेना अकॉर्डिंग टू नेचर। ठीक, हमारा जो नेचर है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो ही हम सर्वाइव कर पाएंगे, अगर अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे शायद। ओके, तो एडेप्टेबिलिटी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेस्ट कैरेक्टर कहा जा सकता है, या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जा सकता है, कि जिसके ऊपर वो अपनी सर्वाइविंग कंडीशन रखता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखें, बहुत सिंपली अगर देखें इस बात को, तो किसी भी व्यक्ति को अगर हम बहुत गर्म प्लेस पे रख दें, बहुत गर्म प्लेस पे, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? मतलब एक्सट्रीम
हॉट जगह पे अगर उसको रखते हैं तो क्या वो सर्वाइव करेगा? शायद नहीं। अगर किसी को अगर हम बहुत कोल्ड क्लाइमेट में अगर रखें तो शायद सर्वाइव करेगा? शायद नहीं। ठीक है ना? तो वो किस कंडीशन पे जाके सर्वाइव करेगा, वो जो कंडीशन होगी वो उसकी एडेप्टेबिलिटी होगी। क्लियर है? तो एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? एडेप्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि वो किस कंडीशन में जाके सर्वाइव कर सकता है, या वो एक्सट्रीम क्लाइमेट में जाके सर्वाइव कर सकता है, या वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, मतलब हॉट कंडीशन भी एक्सट्रीम में है और कोल्ड कंडीशन एक्सट्रीम में भी है। तो दोनों ही कंडीशन में वो अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर कर पा रहा है तो वही उसका अडेप्टेशन होगा। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अगर उनकी बात करो तो सबका अपना अडेप्टिव नेचर होता है। ठीक है? इसके बाद अगर बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है रिप्रोडक्शन। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अपनी साइकिल को आगे कंटिन्यू करने के लिए, अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, जनरेशन टू जनरेशन आगे जाने के लिए एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, क्या होता है, इसको हम फिर आगे कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारे पार्ट में भी नहीं, क्योंकि अभी हमें सिर्फ ये जानना है कि लिविंग क्या है। आज हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं कि लिविंग क्या है, हम किसको लिविंग कहें। तो इतने सारे कैरेक्टर्स हमारे पास एक्चुअली होने चाहिए, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए जहाँ पे हम लिविंग को बता पाएँ कि ये वो लिविंग है। क्लियर? हम इतनी सारी चीज़ों को बता पाएँ कि ये इन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग कंडीशन में रहता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो है हमारा लास्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे, वो है एजिंग एंड डेथ। एजिंग एंड डेथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी दुनिया में आने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले उसकी एजिंग आएगी। तो एजिंग के में सबसे पहले बर्थ आएगी। अगर उसकी बर्थ हुई है तो वो उसकी एज के अकॉर्डिंग ऊपर जाएगा, उसकी उम्र के अकॉर्डिंग ऊपर जाएगा। बट एक ये भी क्लियर कट है एक बात कि वो ये कि उसकी डेथ भी श्योर है। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक दिन की लाइफ सर्वाइव कर सकता है और 1000 साल की भी सर्वाइव कर सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? एजिंग और डेथ का है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में दुनिया में अगर वो पैदा हुआ है तो वो मरेगा, ये श्योर है। ठीक है ना? तो ये सारे पॉइंट, ये सारी चीज़ें, ये सारे बेसिस ये बताते हैं कि लिविंग क्या है। तो आज का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग में एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन करके चलते हैं। सेलुलर नेचर है पहला, तो उसका सेलुलर नेचर का मतलब उसकी बॉडी का जो डिज़ाइन है वो सेल से होकर बना है और वो उसका फॉर्मेशन बाद में टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल पे जाके डिसाइड होता है। अगला पॉइंट रिक्वायर एनर्जी। हर एक किसी को रिक्वायर एनर्जी चाहिए, मतलब सेल को रिक्वायर एनर्जी चाहिए तभी वो जाके आगे डेवलप कर पाएगी। अगला पॉइंट है प्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बॉडी का डिज़ाइन बिल्कुल फिक्स है ऑलरेडी अलग अलग लेवल पे। तो कोई सेलुलर लेवल पे है, तो कोई ऑर्गन लेवल पे है, कोई टिश्यू लेवल पे है। ये उसका प्लांट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। या हम ये कह सकते हैं कि हेड, बॉडी और टेल के टाइप में डिवाइडेड है वो। मेटाबॉलिक रिएक्शन के हिसाब से मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी और मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी तो उसकी ग्रोथ उसमें ऑटोमेटिक आ जाती है, उसकी ग्रोथ तभी डिपेंड करेगी। मूवमेंट एंड लोकोमोशन की अगर बात करें तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन पे उसके अंदर शो होगा। इरिटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स, अगर उसके अंदर रिस्पॉन्स स्टिमुलेशन अगर होगा तभी वो एक्टिव रहेगा। ऑटो रेगुलेशन की बात करें तो उसमें ऑटो रेगुलेशन भी पाया जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप का सेल्फ प्रोसेसिंग इसको बोल सकते हैं। एडेप्टेशन की अगर बात करें तो जैसे बताया कि उसके अंदर एडेप्टेटिव नेचर होगा कि किस नेचर के अकॉर्डिंग उसको कैसे अपने आप को उसकी बॉडी को बनना है, बनाएगा वो। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि वो अपनी आने वाली जनरेशन को आगे कंटिन्यू करने वाला है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास है एजिंग एंड डेथ। जो एजिंग और डेथ है उसके ऊपर वो काम करेगा, मतलब इतनी चीज़ें वो शो करेगा। एक लिविंग इन सब कैटेगरी के हिसाब से लिविंग है। अगर इनमें से वो कुछ भी नहीं कर रहा है या कुछ एक पॉइंट कर रहा है इसका मतलब वो लिविंग नहीं है। क्लियर है आज? तो मेरी समझ से ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। अभी लिविंग के बारे में अगर हम बात करें तो लिविंग क्या है, तो इतने सारे पॉइंट हमारे पास में हैं और इनमें से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम पीवीआईक्यू में जानेंगे कि इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे जब ये टॉपिक को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमने टॉपिक में क्या डिस्कस किया, व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है और लिविंग में क्या क्या बेसिस हैं। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिविंग क्या है, तो लिविंग में अगर आपको 4 ऑप्शन अगर दे रखे हैं तो चारों ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही लगने वाला है आप उस पर टिक करेंगे, आपका आंसर करेक्ट माना जा रहा है। क्लियर है?
अब आगे टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड अ बायोडाइवर्सिटी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में अगर इसको हम बोलें, आपके आसपास जहाँ आप रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे बायोटिक और अबायोटिक, दो तरीके के कंपोनेंट है। बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी में दो तरीके के कंपोनेंट फॉर्म हो रहे हैं। कौन से दो तरीके के कंपोनेंट? एक कंपोनेंट है जिनको बोलते हैं अबायोटिक और दूसरे होते हैं बायोटिक, ठीक है ना। अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या हो? अबायोटिक कंपोनेंट का सिंपल सा मतलब है कि ऐसे कंपोनेंट जो कि नेचर से ऑटोमेटिक प्रोवाइडेड है हमारे, ठीक है ना, और बायोटिक भी हमारे नेचर से प्रोवाइडेड है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है, एक वो है जिनके अंदर, जिनको हम कह सकते हैं कि उनकी सेल्फ ग्रोथ नहीं होती और एक में सेल्फ ग्रोथ हो रही है, ये कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि एक पे दूसरे डिपेंडेंट फॉर्म होते हैं, मतलब एक जो है वो दूसरे पे डिपेंड रहता है। बायोटिक और अबायोटिक की अगर बेसिकली अगर बात करूं तो अबायोटिक में कौन कौन आता है? अबायोटिक में आता है वाटर, ये भी नेचुरल है, सॉइल, ये भी टेम्परेचर, ये सनलाइट से आपको मिलने वाला है। इसके बाद हमारे पास में क्या आएगा? एयर। ये सारे के सारे क्या हैं? अबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, जो नेचुरली फॉर्म हो रखे हैं, लेकिन इनकी अपनी फॉर्मेशन अलग अलग है, ठीक है ना, इनका सबका अपना अपना कंपोजिशन अलग अलग है, ठीक है ना। और बात हो रही है बायोटिक के। बायोटिक में अगर बात करेंगे तो आएंगे आपके प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स की बात करेंगे, ओके। तो सबसे पहले प्लांट और एनिमल्स की बात होगी तो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब समझ में आया क्लियरली कि बायोटिक में सिर्फ प्लांट और एनिमल की मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, जबकि अबायोटिक में नॉन लिविंग्स की बात हो रही है। लेकिन ये दोनों ही दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं और इन दोनों के मिलने से, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के मिलने से ही हमारी बायोडाइवर्सिटी जनरेट होती है। तो बायोडाइवर्सिटी के सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं तो बायोडाइवर्सिटी ह्यूज वेरिएशन ऑफ द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के ह्यूज लेवल पे, मतलब हम बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे अगर बात करें तो उनके आपस में मिलने से या उनके आपस में इंटरडिपेंडेंट होने के वजह से बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है। बायोडाइवर्सिटी अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है, क्योंकि हमारे बेसिकली अगर हम बात करें ओवरऑल वर्ल्ड की अगर बात करें तो अलग अलग वर्ल्ड में, हमारे पूरे अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी जनरेट होती है। जैसे अमेजोन के जंगलों की मैं बात करूं तो ह्यूज वैरायटी वहाँ मिलती है बायोडाइवर्सिटी की। अगर अपने इंडिया में अगर बात करें तो हम सुंदरवन डेल्टास की अगर बात करें तो वहाँ पे ह्यूज बायोडाइवर्सिटी मिलती है, क्योंकि वेरिएशन जहाँ पे मिलेगा, वेरिएशन कहाँ मिलेगा? जहाँ पे वेजिटेटिव ज़्यादा रहेगा। वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट, वेजिटेशन का मतलब होता है ट्रीज़, ठीक, बहुत सारे पेड़ पौधे जहाँ पे होंगे, जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स होंगे, आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहेगा, तो वहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब लिविंग क्रिएचर आपको डेजर्ट में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्लांट नहीं है, तो वहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स, उस पर रहने वाले पेड़ पौधे, पक्षी और बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। तो हमारे बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करूँ तो अलग अलग जोन वाइज अलग अलग है। जैसे स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो टुंड्रा रीजन्स, डेसिडियस रीजन्स, डेजर्ट रीजन्स, इनमें सब में वेरी करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी सब जगह अलग अलग फॉर्म होती है, क्लियर है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या था? बायोडाइवर्सिटी का मतलब था बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात हो रही है, जो कि एक ही प्लेस पे पाए जा रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन के साथ हैं। तो प्लांट की अपनी अपना वेरिएशन है, एनिमल का अपना वेरिएशन है, और ऐसे वाटर की अगर बात करें तो वाटर भी कई तरीके का, जैसे मराइन वाटर, सलाइन वाटर, है ना, और उसके बाद में फ्रेश वाटर, पॉन्ड, है ना, और वेल, लेक्स, रिवर्स, ये बहुत सारा। सॉइल की अगर बात करें तो सॉइल भी कई टाइप की होती है, जैसे कि रेड सॉइल होती है, येलो सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, लोमी सॉइल होती है, बहुत सारी सॉइल्स होते हैं। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी ऑलरेडी में वेरी करता है, ठीक है ना। अब अगर एयर की बात करें तो एयर में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर ऑलरेडी फाउंड होता है, डन। तो ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो सब में कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब अगर हम इन सबको अगर एक साथ रख दें, एक साथ, क्योंकि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि हम बिना पानी के प्लांट काम नहीं करेगा, बिना सॉइल के प्लांट काम नहीं करेगा, बिना टेम्परेचर के प्लांट काम नहीं करेगा, बिना एयर के प्लांट काम नहीं करेगा। मतलब एक प्लांट पूरी तरह से अबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अबायोटिक बायोटिक के साथ में रिलेट करता है और इसकी वजह से एक ह्यूज बायोडाइवर्सिटी
बन के तैयार होती है। तो इनसे क्वेश्चन क्या पूछने वाले हैं, इनसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं, बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंटली इसमें आने वाली हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है सिस्टमेटिक्स एंड अ क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर का बहुत छोटा सा टॉपिक है कि जितनी भी चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं वो क्लासिफिकेशन के बेस पे पढ़ी, मतलब क्लासिफिकेशन। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, पहले लिविंग की बात कर रहे थे कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, फिर हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो अब हम जब बायोडाइवर्सिटी पे आ गए हैं तो कि हमारे आसपास बहुत ह्यूज वेरिएशन देखने को मिलता है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं, शेप साइज़ की हैं, चाहे एनिमल्स की बात करें चाहे वो प्लांट्स की बात करें, इन सब की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं देखने को। बट सिस्टमेटिक क्या है, सिस्टमेटिक का मतलब होगा कि उनको किस अरेंजमेंट में रखा गया है, किस ऑर्डर में रखा गया है, ठीक, उनका क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, उनके क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है। अगला टॉपिक जो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे वो भी है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ रही है, ठीक है ना। तो सिस्टमेटिक में अगर हम जाएंगे तो सिस्टमेटिक का मतलब हो गया कि इनकी सिक्वेंस, ठीक है ना। सिस्टमेटिक का मतलब सिक्वेंस, जैसे हम बायोटिक की बात करें तो बायोटिक या हम बायोटिक की अगर बात करें तो इसको हम एक किस ऑर्डर में लगाएंगे, किस सीक्वेंस में लगाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे लिए पहले क्या आएगा, सपोज करते हैं पहले टेम्परेचर आएगा, ठीक, टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। फिर टेम्परेचर के बाद हमारे पास क्या आएगी, एयर आएगी। फिर हम इसके आगे और अगर बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास वाटर आएगा। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास सॉइल आएगी। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये क्या करने वाले हैं, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट का एक सीक्वेंस है जीरो। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक ऑर्डर है। एक दूसरा सिस्टमेटिक ऑर्डर क्या होगा, बायोटिक, जिसकी मैं बात करना वाला हूँ बायोटिक। बायोटिक में क्या है, एनिमल्स और प्लांट के, तो उनमें भी बहुत सारा वेरिएशन ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो इनका भी एक सीक्वेंस फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो जब हम सीक्वेंस की अगर बात करेंगे 1 by 1, ठीक है ना, तो उसको हम सिस्टमेटिक फॉर्म में कहेंगे। और सिस्टमेटिक फॉर्म का मतलब हो गया कि उनका क्लासिफिकेशन, और उनका क्लासिफिकेशन क्या होगा, उनका क्लासिफिकेशन उनके अंदर पाए जाने वाले कुछ करैक्टर्स के बेस पे, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करैक्टर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं। तो सिस्टमेटिक का मतलब हो गया क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि उनको किस ऑर्डर में सीक्वेंस में लगाना है, क्लियर। आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास में वो है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी, इंपॉर्टेंट बात। जैसे कि मैं कहूँ कि क्लास में 10 बच्चे हैं, क्या 10 एक जैसे हो सकते हैं, शायद नहीं। अगर 10 बच्चों को हम एक साथ अगर ट्रीट कर रहे हैं तो 10 बच्चों का ब्रेन, उनका शेप, उनका साइज, उनकी बॉडी ग्रोथ या उनका नेचर एक जैसा नहीं हो सकता है, क्लियर है। तो अगर जब उनको उनकी बॉडी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तब भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जब उनको हम ब्रेन के अकॉर्डिंग देखेंगे तब भी उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, जब उनको हम शेप के अकॉर्डिंग, शेप्स इन द सेंस कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई पतला है ना। तो अलग अलग टाइप के लोग, बॉडी डिज़ाइन उनका जो है वो डिफरेंट होता है, वेरी होता है। तो अगर उनके अगर बात करें तो भी वो अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। कोई क्लास में हाईएस्ट स्कोरर है तो कोई क्लास में डाउन स्कोरर है, डन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब यह था कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो क्लासिफिकेशन जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारे पास एक ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है। उस बायोडाइवर्सिटी में उनको कैसे हम पहचान पाएंगे कि वो किस कैटेगरी के हैं, वो किस क्लास में रखे जाएंगे, तो उनका क्लासिफिकेशन यहाँ से किया जाना ज़रूरी था, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखेंगे और बाकी का चैप्टर, बाकी का जो टॉपिक है वो हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉपिक, ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इनमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये भी आपको बताए जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस की हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस को बनाएंगे इसमें से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं में से लेंगे। तो सभी लोग यहीं से चीज़ों को पढ़ेंगे और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और फिर देखते हैं कि हम कहाँ तक जा पाएंगे। अगर हमारे सपने बड़े हैं तो शायद हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक रखेंगे, आगे की क्लास को फिर हम लोग सेशन में फिर देखते हैं कुछ और नए पॉइंट के साथ में। तो थैंक यू सो मच ऑल, सभी को बहुत बहुत दोबारा से मैं वेलकम करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आप जिस राह पर चल पड़े हैं वो राह आसान तो नहीं है, उसको आपको आसान बनाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको सही अपनी प्रिपरेशन, सही स्ट्रेटजी, सही
चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा, एक रिदम पकड़ के चलना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के साथ में। जय हिंद। थैंक यू क्लास।